अरिस्टोटल, जिसे के रियलिज्म का बानी भी माना जाता है, ये 384 साल कबल मसीह पैदा हुआ था और 322 साल कबल मसीह इसकी वफात हुई थी। ये यूनान का रहने वाला था। ये एक साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो है ना, जो आज हम साइंस के अंदर अपनाते हैं, ये साइंटिफिक मेथड का बानी था। एंड पॉलीमैथ कहते हैं जो एक ही टाइम के में मुख्तलिफ अलूम को हासिल करने के अंदर इंटरेस्टेड हो और मुख्तलिफ अलूम हासिल करता हो, मुख्तलिफ अलूम रखता हो, वो भी था। ये स्टूडेंट था प्लेटो का। और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने आधी दुनिया को फतह किया, सिकंदर आजम जिसे बोला जाता है, जो कि बड़े शरीर तक आया, ये उसका उस्ताद भी था। ये मैसिडोनिया के अंदर पैदा हुआ और 17 साल की उम्र के अंदर ये जो प्लेटू है उसकी उसका जो इदारा, जो एकेडमी थी एथन के अंदर, वहां इसने पढ़ाई शुरू की। और तकरीबन 20 साल ये जो है वो स्टूडेंट रहा प्लेटू का। बरअक्स इसके कि ये उसका स्टूडेंट था, लेकिन उसके बावजूद जब इसने जो है अपना नजरिया दिया, तो इसने प्लेटू के अगेंस्ट अपना नजरिया दिया। अरिस्टोटल का वर्क कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। इसके क्योंकि पॉलीमैथ था, इसने बहुत से सब्जेक्ट के ऊपर इसे अबूर था। फिजिक्स हो, मेटाफिजिक्स हो, एथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी और बहुत कुछ। यानी ये बंदे के पास बहुत नॉलेज था, बहुत सी चीजों के मुतालिक ये बंदा जो है इंफॉर्मेशन रखता था। सबसे ज्यादा जो इसका काम था वो था मेटाफिजिक्स के ऊपर। सुने। प्लीज मैडम, अपना माइक मैंने पहले आपको ऑफ किया फिर ऑन हो गया, माइक ऑफ कर। अच्छा, तो ये जो था मेटाफिजिक्स, इसके ऊपर इसका जो असल काम था, जो इसका इन्फ्लुएंशियल वर्क था, जिसको हर हर कहीं सराहा गया, वो मेटाफिजिक्स था। यानी ये दुनिया, ये कायनात है, इसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से, इसकी रियलिटी के हवाले से इसने बात की थी। ही एम्फोसाइज इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन, वो तमाम चीजें जिनको हम अपनी सेंसेस से, अपने तजर्बात करके हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन चीजों के मुतालिक हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग हो, प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच थी। यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये है ही सिस्टमेटिक अप्रोच। तो अरिस्टोटल फाउंडेड इज ऑन। अच्छा, जिस तरह वो प्लेटो का स्कूल था ना, जिसका नाम था अकेडमी, इसका भी स्कूल था और जिसका नाम था लाइसियम स्कूल, ठीक है। तो वेयर ही टॉट एंड कंडक्टेड, जहां पे ये पढ़ाता था और रिसर्च कंडक्ट करता था। जो था ना, ये जो था अरिस्टोटल, ये चीजों की हकीकत के बारे में बात करता, एग्जिस्टेंस के हवाले से बात करता था, ऑब्जेक्ट की रियलिटी के ऊपर यकीन रखता था। ये कहता है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये सेंसेस आर द रूट ऑफ नॉलेज। कि हम जो अपना है देखना, सुनना, चखना, सूंघना, इन सब से हम जो है वो नॉलेज ले रहे होते हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है, जो तालीम है, इसका पर्पस है खुशी को हासिल करना, गुडनेस को हासिल करना। इसके हाँ तालीम का जो था, कि जो इन्फेंट स्कूलिंग है, छोटे बच्चे हैं, वो गेमें खेलें, उनको स्टोरियां सुनाई जाएं। 7 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बेसिक मैथ पढ़ाई जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया जाए, उनके अंदर अखलाक की जो आदत है वो उन्हें सिखाई जाए। जब बच्चे 15 से 21 साल तक हो जाए तो उन्हें मैथ हो गया, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, यानी इन सब्जेक्ट की तरफ लेके आया जाए। और वो कहता है कि जब बच्चे 21 साल से ऊपर हो जाएं, अडल्टहुड एज के अंदर आ जाएं, तो फिर उनको थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, जो बड़ी थ्योरीज हैं उनके हवाले से, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इन सब्जेक्ट की तरफ लेके आया जाए। औरतों की एजुकेशन को ये सारे ही जो ग्रीक फिलासफर थे, ये उसको सही ज्यादा जो है वो वेटेज नहीं देते थे। तो ये औरतों को समझते थे कि ये इंटेलेक्चुअली इंफीरियर होती हैं मर्दों के लिहाज से। और ये सारा इनका फोकस मेल एजुकेशन के ऊपर होता था। ये कहते थे कि औरतों को घरों के काम करने के लिए जो है, उनको एक अच्छी माँ बनने के लिए, बीवी बनने के लिए उनको ट्रेन किया जाए। इस टोटल जो था, इसने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। वो कहता था कि इंसान की जो स्टेट है ना, रियासत, इसका इसकी भी एक जिस्म की तरह माना जाए। वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक जिस्म की मानद है। अगर एक को तकलीफ हो, जिसे जिस्म के एक अज़ा में तकलीफ हो, तो पूरा दर्द जिस्म दर्द महसूस करता है। ऐसे ही जिसे जिस्म के एक अज़ा, एक मुसलमान को तकलीफ है, तो सारे मुसलमानों को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। तो ये भी ये कहता है कि जो स्टेट है ना, ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह है और इसके पूरे फंक्शनैलिटी होती है। जिस्म के हर हर उज़्व का एक अपना अपना फंक्शन होता है। तो मैन हैज क्रिटिकल एंड रैशनल, इंसान जो है वो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा बारीक बीन है और बड़ा उसको रैशनल है। ही बिलीव ऑन ऑब्जर्वेशन, ही टॉक्ड फैक्ट बेस्ड, उसने ऑब्जर्वेशन के ऊपर यकीन रखता था, हर चीज का मुशाहिदा किया जाए, फैक्ट बेस्ड टॉक होती थी। मैन मस्ट बी सोशल, जो इंसान है सोशल होना चाहिए। विदाउट सोशल मैन इज नॉट अ मैन, अगर इंसान सोशल नहीं है, लोग सब घुलता घुलता मिलता जुलता नहीं है, तो वो आदमी नहीं है।
स्टेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंसाइट। ये सारे काम ना रियासत ने करने होते हैं। मतलब जो अब ये कहते हैं ना सोर्स ऑफ इंसाइट, अब जो बड़े बड़े, अब कौन सी फसल लगानी है, किस कौन सा कारखाना लगाना होगा, मुस्तकबिल का क्या स्कोप है, हम दुनिया किस तरफ जा रही है, ये सारे काम जो है वो रियासत स्टेट के काम है। स्टेट ने इस हवाले से बातें करनी होती हैं। स्लेवरी इज नॉट अ बैड, ये बड़ी बात करता है, स्लेवरी को ना प्रमोट करता था। और कहीं इस किसी हद तक इसकी बात ठीक भी है। देखिए, हर इंसान जो है ना वो बिजनेस के लिए नहीं बना। कुछ लोग होते हैं कि उनके ऊपर जब चेक एंड बैलेंस होता है ना, तो वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कुछ लोग, यानी कि हम वैसे तो हम सारे स्लेव हैं। मतलब देखो, हम ना नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के डर से पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं तो अल्लाह के डर से, पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉरी, स्कूल अल्लाह के डर से नहीं, स्कूल उस्ताद के डर से जाते हैं। और इस तरह अपनी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हम उस्ताद के डर से कर रहे हैं। तो जो है ना वो ये कहता था कि स्लेवरी बैड नहीं है। स्लेवरी से एक जो है ना वो सारी चीजों का एक रिदम पैदा होता है, एक तसलसल होता है, एक नज्म व जब्त का माहौल रहता है जब ये स्लेवरी के अंदर। तो यानी गुलाम जो होता है ना, ये बेहतर काम करते हैं। जितने भी मुल्क देख लें आपने, ये आबाद हैं तो उन मुलाजमों की वजह से है जो वहां पे जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आज़ादी के साथ बिजनेस करें तो इस तरह ना चीजें चल सकें। दे वर्क फॉर ये कि लोगों के, ये मुल्क के लिए काम करते हैं जो मुलाजिम होते हैं। स्टेट जनरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ, जो रियासत है ना इसकी, ये इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। इसने स्लेवरी को प्रमोट किया। इसके कुछ कंसेप्ट बड़े ये इसके ऊपर एक किस्म का ना जो है वो क्रिटिसिज्म है कि इसके कुछ कंसेप्ट बड़े इरेलीवेंट थे, जो कि जरूरत नहीं। रेसिस्ट था, फीमेल को इंफीरियर समझता था। और जब ये बहुत से नॉलेज की बात करता था तो इसके पास किसी एक चीज के बारे में डीप नॉलेज नहीं था, हर चीज का लिटिल लिटिल नॉलेज, लिटिल थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। इसने 6 टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात की, दीज आर इनसफिशिएंट। अब मुझे याद नहीं है कौन सी 6 टाइप थी, तो लेकिन वो जो है वो उस तरह, मेरा ख्याल है कि वो था जैसे डेमोक्रेटिक इस तरह कुछ है। तो वो इनसुफिशियंट है, गवर्नमेंट और भी बहुत तरह की हो सकती हैं। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइंस, एजुकेशन साइंस को बेस फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता था। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर सेंटर ऑफ चिल्ड्रन, और पेरेंट्स जो है वो ये सेंटर ऑफ एजुकेशन है, चाइल्ड प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ, बच्चे को तैयार किया जाए रियल लाइफ के लिए। ये थी हमारे पास इस टोटल की बातें, कुछ समझ आई इसकी? इसके बाद आते हैं जॉहन डेवी। जॉन डेवी जो था ना, ये अमेरिका का था, और ये मॉडर्न एजुकेशनिस्ट के अंदर इसका शुमार होता है। 1859 के अंदर बर्थ हुई और 1952 के अंदर ये जो है वो इसकी वफात हुई। इसकी फेमस सेइंग है कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन प्रिपरेशन ऑफ लाइफ की तैयारी नहीं है, बल्कि तो जिंदगी है। यानी बगैर एजुकेशन के तो जिंदगी है ही नहीं। एजुकेशन देयरफॉर इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग, एजुकेशन एक प्रोसेस है जिंदा जीने का, एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। जैसे फ्यूचर की नहीं है, बल्कि हम जिंदा ही एजुकेशन की वजह से हैं। यूएसए में पैदा हुआ, मैरिड, 2 शादियां की, 6 बच्चे पैदा किए। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के अंदर इसने ग्रेजुएशन की थी, 1800 पीएचडी की थी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलोसफी से। टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के अंदर 1884 से 1894 पढ़ाता रहा। शिकागो के अंदर भी ये जो है वो पढ़ाता रहा है, और प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी के बानियों में शुमार होता है। एजुकेशन, प्रोग्रेसिव फिलोसफी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इन सब के अंदर इसका किरदार है। एजुकेशन की इसने तारीफ दी थी, जो कि बड़ी वेल नोन तारीफ है और हर कहीं बड़ी उसको पजीराई मिलती है, कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोस कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल व्हिच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पांसिबिलिटी। एजुकेशन जो है ये इंसान के अंदर वो तमाम कैपेसिटीज पैदा करती हैं जिसकी बुनियाद पे एक इंसान अपने माहौल को कंट्रोल करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल होता है। अच्छा, इसकी फिलॉसफी अब ये उनसे मुख्तलिफ था। ये कहता है कोई इटरनल, नो इटरनल वैल्यूज, कोई इटरनल वैल्यूज नहीं है। यानी जो है वो इटरनल से मुराद है कोई अबदी चीजें नहीं है। यानी आज का सच कल का झूठ हो सकता है, कुछ भी जो है वो इटरनल नहीं है, कुछ भी अबदी नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं। और चीजें, वो कहता है सच वही है जो वर्क करता है, जो काम करता है, जो चीज दिखती है। ट्रुथ डिपेंड ऑन रिजल्ट, सच्चाई जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपीरियंस इज द कोर ऑफ कंप्लीमेंट्री, जो तजर्बात हैं ये असल चीज है। मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसकी ना लर्निंग बाय डूइंग की बात भी यही करता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म, इसकी बुक भी है प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट की बहुत ज्यादा बात करता है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखता था, इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप पैदा करने की कोशिश करता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, यूटिलिटरियनिज्म, यानी काम वो काम, यूटिलिटरिज्म वो जिसकी अफादियत हो। इंस्ट्रूमेंटलिज्म
औजार के साथ है, एक्सपेरिमेंटलिज्म, ये सारे इसके यानी इसके ऊपर इसने काम किया था। ही वॉज रेवोल्यूशनरी अमेरिकन फिलोसफर एंड इन एजुकेशन 20th सेंचुरी। अमेरिका का बड़ा इनकलाबी फिलोसफर था, एजुकेशनल, और 20th सेंचुरी का एजुकेशनिस्ट था। इसने एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन दी, और इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ह्यूमनिज्म में, पॉलिटिक्स में, एस्थेटिक में, लॉजिक में। और इसने अपनी एक लिबर्टरी कैंप की थी 1896 के अंदर, यूएसए के अंदर इसने अपनी लिबर्टरी बनाई थी। इसने बहुत सी बुक लिखी हैं, 7 बुक्स के नाम यहाँ पे है, और ये 3 बड़ी फेमस है जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है: द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इसका एम क्या था? एक तो ये कहता है सोशल, यानी इस चीजों को सोसाइटी के साथ जोड़ता था, सोसाइटी को बहुत ज्यादा अहमियत देता था, हर एक के लिए एजुकेशन है वो बात करता था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, कल्चरल डेवलपमेंट की बात। अब सोसाइटी कल्चरल इनको प्रमोट करता है, एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, और थ्योरी एंड प्रैक्टिस को आपस के अंदर कंबाइन करने की बात करता है, कि थ्योरी अकेली ना हो बल्कि साथ में तजर्बा भी हो। क्रिएशन ऑफ वैल्यूज एंड मैक्सिमम ग्रोथ, वैल्यूज क्रिएट करना और मैक्सिमम ग्रोथ की बात करते हैं। करिकुलम इसका क्या कहता है कि जो करिकुलम है, जो साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशल, फिलोसफिकल जो है चीज़ों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए बच्चे की, और इंसानों के साथ आग जानदार की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। और जो हमारी लर्निंग है ये स्टिमुलाई टू से होती है, स्टिमुलाई फिर उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। तो हर चीज़ की लर्निंग के लिए पहले स्टिमुलाई का होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लर्निंग करिकुलम, वो तजर्बे के साथ हमें लर्निंग करनी चाहिए। चाइल्ड एंड करिकुलम शुड बी बैलेंस एंड नेचुरल। बच्चा और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उनकी एज से मुआफ़त करता हो, बैलेंस हो, नेचुरल होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड से करिकुलम, बहुत सी चीज़ों को आपस में कंबाइन करके मुनफरद सा आसान सा करिकुलम बनाया जाए। फ्लेक्सिबल हो, चेंजेबल हो, जहाँ ज़रूरत महसूस हो जाए वहाँ चेंज किया जाए, और रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ और हमारी सोसाइटी को के लिए काबिल कबूल हो, सोशल लाइफ की अक्कासी कर रहा हो। ठीक है। इसकी टीचर रोल, इसके अंदर टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है, यानी टीचर का काम है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, बच्चे को आज़ादी देते हैं, बच्चा तजर्बात से खुद सीखे। टीचर का काम फैसिलिटेट करे, बच्चों को मोटिवेट करे, टीचर एज ए ऑब्जर्वर एक्ट करे, जहां जरूरत हो बच्चे की हेल्प करे, टीचर के अंदर संपैथी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्किल बच्चे के अंदर क्रिएट किया जाए। इंटर डिसिप्लिन तो कि बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट की बच्चों की आपस में हम आहंगी करवाई जाए। और टीचिंग प्रैक्टिस शुड चेंज विद स्टूडेंट नीड, और टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए, और एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन को एनकरेज किया जाए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? स्टूडेंट सेंटर हो, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो तमाम मेथड जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं वो सारे इसके अंदर आता है। ग्रुप वर्क, डिमॉन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग। डिसिप्लिन इसके अंदर ये क्या, डिसिप्लिन इज नॉट द, डिसिप्लिन कोई फाइनल चीज नहीं है। बच्चों को आज़ादी दी जाए ताकि वो अपना कॉन्शियसली खुद मैनेज करे। उस्ताद जो है ना वो बच्चों के ऊपर फॉर बिलीव भी ना करे पूरा, और फुल उनको सख्ती भी ना करे। स्कूल छोड़ भी, स्कूल सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होते हैं, कई बार जैसी सोसाइटी वैसा स्कूल होगा। और टीचर शुड आइडियल, टीचर को आइडियल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म की बात हो तो स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हैं उसको इग्नोर करता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म एक ये है। दूसरा, कोई क्लियर एम नहीं है, बच्चों को आज़ादी देनी है, जो सबको मिला देना है सिलेबस को, तो कोई ये जो है ना वो क्लियर एम नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड हर काम प्रोजेक्ट करके करना तो बड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, और एक्सपीरियंस इम्पॉसिबल इन हर चीज़ के अंदर तजर्बा बड़ा मुश्किल है। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, टीचर की इस मद में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। थोड़ी बहुत जेहन देवी की कंसेप्ट की समझ आ गई कि क्या सोचता था ये? पंखा चला। अब बात करते हैं रोसो की। ये जो हमने फिलासफी पढ़ी थी ना, नेचुरलिज्म फिलासफी, ये नेचुरलिज्म फिलासफी का बानी है रोसो। इसका एक शागिर्द था पिस्टलोजी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे अभी। ये जो है ना बच्चे को फुल आज़ादी देते हैं, और इन्वायरमेंट को जो है वो बहुत ज्यादा ये फोकस करते हैं। इसका असल नाम जीन जोकस रोसू था। स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा के अंदर 1712 में पैदा हुआ, 1762 में वफात हुई। फिलासफर था, राइटर था। इसकी फिलासफी जो है वो फ्रांस के इनकलाब के अंदर उसने बड़ा किरदार किया। इसने 2 किताबें लिखी थी, द इमाइल एंड द सोशल कंट्रैक्ट, इसने किताब लिखी थी। और वो कहता था कि हम जो असल नॉलेज है वो नेचर यानी कुदरत से और सोसाइटी से हासिल करते हैं। और ही इसका जो फादर था, जो कि बेसिकली एक वॉचमैन था, वॉच रिपेयर था,
और ये बड़ा गरीब ही आदमी था। ही वांट टू लिव इन स्टेट ऑफ नेचर, देयर शुड बी नो क्राइम। कहता था ऐसी दुनिया के अंदर रहा जाए जहाँ कोई कराम ना हो, कोई लालच ना हो, कोई नस्ली तासुब नहीं होना चाहिए, ऐसी दुनिया के अंदर हमें रहना चाहिए। वो कहता था हम जो असल नॉलेज है ये नेचर से लेते हैं, ना सोसाइटी से। मेन सेंस आर्गन आर गेटवे, जो इंसान के सेंस आर्गन है ये गेटवे ऑफ नॉलेज है, इनसे नॉलेज देता है। और जो असल एजुकेशन हमारी हासिल होती है वो यही सेंसेस के जरिए ही हासिल होती है। यानी जो इंट्यूशनल रेवलेशन उन सब नॉलेज को इग्नोर करते हैं। ये नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, नेचुरल मैन हो, नेचुरल सिविलाइजेशन हो, नेचुरल स्टेट हो, यानी जहाँ ना कोई तासुब हो, ना कोई लालच हो, ना कोई यहाँ पे नस्ली तासुब हो। हर कोई बड़ी आसान सी, बड़ी सुकून सी, बड़ी पीसफुली हार्मफुली एक जिंदगी गुजार रहा हो। और अच्छा, जो गॉड में जो खुदा है सब लोगों को अच्छा बनाते हैं, लेकिन इंसान अपने किरदार को, अपनी आदतों को खुद खराब करते हैं, खुद बुराइयों में जाते हैं। और मैं रीजनरेट थिंग, इंसान जो है चीज़ों को दोबारा पैदा करता है। एम्स इनके यहाँ प्रिपेयर चाइल्ड टू लिव लाइफ, बच्चों को तैयार करना कि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। रिलीजियस मोरल सोशल एजुकेशन जो है वो रिकमेंड होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, चाइल्ड फ्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और स्कूल। चाइल्ड जो है उसको स्कूल या इदारे में दाखिल नहीं करवाना चाहिए, बल्कि छोटे बच्चे जो है वो घर पे उसको पढ़ाई करवानी चाहिए। फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, एक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एक पर्सनैलिटी जो है वो पैदा होनी चाहिए। टीचर और टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए? एक तो ये टीचर को कम अहमियत देते हैं, और वो कहते हैं कि टीचर को काम ये नहीं है कि रूल्स को इम्प्लीमेंट करे, बल्कि टीचर का काम है गाइड करे, और जो बट परफेक्ट फ्रीडम नॉट इग्नोर। ये क्या कहना चाह रहा है? He said teacher also belong a bad society, so he shouldn't teach student। ऐसा टीचर जो बैड सोसाइटी से, उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। प्ले वे मेथड को प्रमोट करते हैं, और जो है वो नॉट इग्नोर नेचुरल नेचर, जो नेचुरल नेचर उसको इग्नोर नहीं करते। तो बताया कि नेचुरल इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं। रिकॉग्नाइज नेचुरल पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज, नेचुरल पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं। एजुकेशन बाय कंसीडरिंग जेंडर, एजुकेशन जो है वो जेंडर को मद्देनजर रख के देनी चाहिए। करिकुलम कहता है पहले से 5 साल तक बच्चे को खेलने दिया जाए, कोई बुकिश नॉलेज ना दिया जाए। 5 से 10 साल तक बच्चे को उसकी सेंसेस की ट्रेनिंग करवाई जाए, उसकी स्विमिंग लिसनिंग प्लेइंग। 12 से 15 साल तक उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएं, मैथ साइंस ड्राइंग लैंग्वेज सोशल। और 15 से 20 साल तक उसको अब जो थोड़ा सा सूफी और रिलीजियस भी बना दें। चाइल्ड सेंटर ये एजुकेशन है, औरतों की तालीम को ये भी पसंद नहीं करते। डेमो एजुकेशन फॉर डोमेस्टिक लाइफ, औरतों की तालीम सिर्फ घर के लिए होनी चाहिए, और एजुकेशन फॉर उनको अच्छी तरबियत के लिए उनकी तालीम होनी चाहिए, फूड हाउस होल्ड ये चीज़ें उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। डिसिप्लिन में फ्री एंड नेचुरल डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन के ऊपर आज़ादी देते हैं, सख्ती नहीं करते। इंसान आज़ाद है, और आज़ाद पैदा हुआ है, बस यहाँ पे हर एक कहीं पे चेन बनी हुई है उसकी, यानी उससे जुड़ा हुआ है। पनिशमेंट की बात नहीं करते, वो कहता है कि अगर कोई बच्चा गलत करेगा तो नेचर खुद पनिशमेंट कर देगी, लेकिन आप ना मारा करें। नेचर कंसिक्वेंसेस आर गुड पनिशमेंट, नेचर जो है, नेचर जो नतायज है ना वो ज्यादा अच्छा सबक देते हैं बनस्पत उस्ताद के। इमाइल ने उसने बुक लिखी थी, उसने इसी एम्स ऑफ एजुकेशन का तज़किरा किया था, एक अच्छी सोसाइटी कैसी होती है उसकी बात की थी। और जो इनेट कैपेबिलिटीज है बच्चे की वो ज्यादा अहमियत रखती हैं, और कंटेंट टू कनेक्ट टू द नेचर, नेचर से कनेक्ट करता है। मेथड फ्री ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन बैक इन नेचर, तो यानी ये आसान सी बातें ही हैं। जो बाबू कंसेप्ट उसका क्लियर है कि ये तजर्बे करवाते हैं, और सॉरी ये आज़ादी देते हैं। नेचर की तरफ आते हैं, सारी लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस से होना चाहिए। कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर करते हैं, ये कुछ मैंने यहाँ पे इसका नेगेटिव। पॉजिटिव एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन होता है किसी इदारे में जाके, नेगेटिव एजुकेशन होता है बच्चा कहीं जाता नहीं है, वो खुद से सीखता है कहीं से, तो उसे नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं। रोसू जो है वो लॉज के अगेंस्ट था, और ये कहता था कि लॉज जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं आम लोगों को, और एजुकेशन जो है वो बच्चों को अर्ली एज से देनी चाहिए। गुड थिंग ऑल अदर आर नॉट गुड, नेचर इज गुड थिंग, नेचर जो है वो गुड है और बाकी चीजें गुड नहीं है। प्रमोट नेचर इंस्टेड सोशल। कुछ पता चला बात का? जॉन डेवी और पिस्ता रोसू के हवाले से कुछ पता चला? ये चूंकि हिस्ट्री है, तो इसलिए नाराज हो जाएगा कि ये चीजें ना इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली नहीं है, ठीक है, ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं है। तो इस वजह से करके मतलब हिस्ट्री है, एक सिंपल एक चीज है, वो जो आपके सामने लिखी है वही बताने वाली है। आखिरी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जॉन पिस्तालोजी। ये उसका शागिर्द था, इसका रोसू का। और रोसू के थॉट्स को इसी ने आगे बाद में प्रमोट किए। इसके और भी बड़े अच्छे कंसेप्ट थे। ये नॉर्मल स्कूल इसने बनाए थे टीचर ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा इसने ये हार्ट हैंड हेड
की बात की थी, 3H की बात इसने की थी कि हर्ट हैंड हर्ट से जो है वो इंसान सीखता है, ये इसने बात की थी। उसके अलावा जो है वो नॉर्मल स्कूल भी इसके हो गए। 1747 से 1827 तक जूरिच स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। नाम इसका जोहन हेनरिच पिस्टलोजी था, फिजिशियन था। और डाइड इसके 5 साल इसके वालिद और फिर आज साथ इसकी वालदा भी फौत हो गई। पिस्टलोज जो है उसको मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है। ये एक राइटर था, एजुकेशनिस्ट था, रिफॉर्मिस्ट था, सोशल जस्टिस रिफॉर्मिस्ट था। ही स्टार्टेड न्यू होप स्कूल, एक इसने न्यू होप स्कूल बनाया था, लेकिन वो अपने उसको ज्यादा टाइम चला नहीं सका। इसी तरह इसने एक और यवर्डन, यवर्डन, ठीक है, ये थोड़ा याद कर देना कि कौन से इसने इदारे बनाए थे, ठीक है। वर्ट्रन जो है ना वो, सॉरी, न्यू होप, न्यू होप और यवर्डन, इसने ये दो इदारे बनाए थे। ही वाज इन्फ्लुएंस बाय रोसू, इमाइल की जो किताब थी उससे ये मुतासिर था। ये नेचरलिस्ट था और ये कहता था ह्यूमन इज नेचुरली गुड बट स्पाइल्ड बाय करप्ट सोसाइटी। इंसान अच्छा है बस सोसाइटी ने उसको तबाह किया हुआ है। ही वाज अगेंस्ट करंट स्कूल सिस्टम, आज के स्कूल सिस्टम के अगेंस्ट था कि मेरिट लगवाते हैं। और एंड टीचर, ये कहता है ही ओपन स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, उसने बच्चों अपने स्कूल खोला और उसके टीचर की ट्रेनिंग करवाई, एलिमेंट्री स्कूल उसका शायद नाम था। जिसे, हाँ सॉरी, इसने जो स्कूल बनाया था उसका नाम एलिमेंट्री स्कूल था, नॉर्मल स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए है। ही डिवेल्प सेंसरी लेसन फॉर लर्निंग, स्टूडेंट शुड लर्न कंक्रीट। पहले बच्चा जो है ना, जो सेंसेस करे, जिन चीजों को हम देख सकते हैं उनके बारे में लर्निंग करे। वो कहता था हर बच्चा जो है वो कैपेबल है लर्निंग के लिए। चाइल्ड लर्न थ्रू, बच्चे जो है वो डिस्कवरी के थ्रू लर्न करते हैं। यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। इसकी एक और बात थी, कहता था कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को पहले आसान पाया जाए फिर मुश्किल तरफ, पहले नॉन टू अननोन जाना चाहिए, इजी टू कम्प्लेक्स हो गया, प्रोसीड ग्रेजुअली हो गया, और सेंसरी लर्निंग हो गया। यानी इस तरह की बातें करता था कि पहले आसान चीजें पढ़ाई जाए फिर मुश्किल, आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ा जाए। यकदम मुश्किल चीजें न करवाई जाए, पहले वो चीजें बच्चे जानता है फिर वो जो नहीं जानता इस तरह प्रमोट किया जाए, सेंसरी लर्निंग करवाई जाए। ही फोकस पुअर, ये जो गरीब थे, हंगरी थे, फिलहाल साइकोलॉजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन, इनके ऊपर इसने जो है वो बड़ी अहमियत दी थी। तो वो कहते हैं लर्निंग विद हेड हर्ट की बात की थी, मैंने पहले बताया है। मूवेबल लेटर्स, विजुअल एड्स, स्लेट, ग्रुप डिस्कशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्टूडेंट टीचर्स उनके फैमिली फील सेटिंग, ये सारे के अंदर इसका किरदार था। स्लो प्रिसाइज लर्निंग इज अ लविंग एनवायरनमेंट, अच्छा थोड़ा इन्वायरमेंट जो है वो लविंग एनवायरनमेंट होता है। इसका मेथड कोई जो है वो खास तो नहीं था, लेकिन चिल्ड्रन फॉर लर्न ऑब्जर्व, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे अपनी मिस्टेक करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्वायरीज फिर करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, कम्प्लेक्स सिंपल टू कम्प्लेक्स जाते हैं। एजुकेशन फॉर आर इंडक्टिव मेथड, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। एजुकेशन एम शुड हैव हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल, एजुकेशन का मकसद सब लोगों को खुश करना है। इंडिविजुअल रिफॉर्म्स इज मोर इम्पोर्टेंट, जो एक इंडिविजुअल रिफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इंडिविजुअल शुड मेक, एक जात इंफरादी इंसान को ताकत देनी चाहिए। ही टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, नेचर टीच बेटर, बच्चे की आज़ादी की बात करते हैं। एजुकेशन शुड बी सिंपल एंड चीप, एजुकेशन जो है वो सिंपल होनी चाहिए और चीप होनी चाहिए। ईच कैन लर्न एंड एक्सेस, प्रमोशन ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। एम, खुदा के ऊपर यकीन करते थे, नॉलेज ऑफ गॉड की बात करता था। मोटिवेशन इज नेसेसरी इन एजुकेशन, एडिशन ऑफ अरिथमेटिक, हिस्ट्री, आर्ट, विजुअल, नेचुरल साइंस, सारी चीज़ें इसमें शामिल थी इसके सिलेबस के अंदर। स्कूल जो है वो घर की तरह ही है, स्कूल नीड, स्कूल को रिफॉर्म चाहिए। टीचर लाइक ए गार्डनर, टीचर गार्डनर की तरह, स्टूडेंट आर लाइक प्लांट्स, नो पनिशमेंट। 1798 में इसके अंदर एक स्कूल खोला था जहाँ पे 80 होमलेस बच्चे थे, और वहाँ पे गरीबों बंदे वहाँ पे एडमिशन लिया। आफ्टर फ्यू टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्युपाइड दैट, फिर बरतानिया गवर्नमेंट ने स्कूल ले लिया। ही फोकस प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट टू टीच विदाउट एक्सट्रीमिज्म, बच्चों को बगैर एक्सट्रीमिज्म के पढ़ाता था। इसको मॉडर्न पेडागोजी का बानी भी कहा जाता है। ये बहरहाल एक टॉपिक था जिसके अंदर मुझे पता है कि मैंने आपको उस तरह समझाया नहीं है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का है और डिटेल सारी लिखी हुई है, और इसकी हर एक की ना कम से कम दो दो तीन तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, वो काफ़ी रहेंगी, ठीक है। ऑल इज वेल। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जो है ना बहुत फील हो रही है। खुदा हाफिज।